बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मगरिब का वक्त था, अंधेरा चारों तरफ छा चुका था। अब्दुल रज़ाक भाई अभी भी मस्जिद में बैठे हुए थे। उन्हें मस्जिद में बैठा देखकर मैं परेशान हो गया। मैंने उनके चेहरे की तरफ देखकर पूछा कि क्या बात है भाई, तीन तीन बीवियां होने के बावजूद भी आप घर क्यों नहीं जा रहे? क्या कोई परेशानी है, कोई मसला है? तभी अब्दुल रज़ाक भाई ने मुझे जो बात बताई वो सुनकर मैं भी परेशान हो गया। कहने लगे कि उन तीनों के रिश्तेदारों के यहाँ एक शादी है। तीनों की मुश्तरका शादी में जाने के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंतज़ामात करना पड़ेंगे। अब मैं घर इसलिए नहीं जा रहा कि अपनी तीनों बीवियों की फरमाइश कैसे पूरी करूँगा। यह सुनकर मैं हंस पड़ा था। अरे अब्दुल रज़ाक भाई, परेशानी की कोई बात ही नहीं है। आपकी तीनों बीवियाँ मेरी बहनें हैं, मेरी जिम्मेदारी हैं। वैसे भी वो तीनों मुझे अच्छे से जानती हैं। मैं ऐसा करूँगा कि उन्हें अपनी गाड़ी में ले जाऊँगा, घुमाना फिराना भी हो जाएगा, आपके कंधे से बोझ भी उतर जाएगा। ये सुनकर अब्दुल रज़ाक भाई खुश हो गए थे। उनकी तीनों बीवियाँ ही शौक और चुलबुली थीं। अब्दुल रज़ाक भाई जितने फीके और खुश्क मिजाज के थे, उनकी बीवियाँ हुस्न सलूक से मिलजुल कर रहती थीं। मेरे दिल में एक तजस्सुस भी था कि मैं उन तीनों को देखूं, उनसे बातें करूं कि आखिर वो तीनों एक ही शौहर के साथ कैसे मुतमईन रहती हैं। क्या उनके दरमियान कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता? बहुत सारी बातें थीं जिन्हें मैं अपने दिल में रखे हुए था। मेरे जहन में तजस्सुस भी बहुत था और मैं अब्दुल रज़ाक भाई का बोझ भी बटाना चाहता था। अगले ही दिन उन्होंने मुझे सुबह 8 बजे कॉल कर ली। बोले कि आज मेरी बीबियों ने शॉपिंग पर जाना है, साथ ही पार्लर भी जाएंगी। अब्दुल रज़ाक भाई की बात सुनकर मैंने उनसे कह दिया कि आपको बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उन तीनों को न सिर्फ लेकर जाऊंगा बल्कि अगर मेरे लायक कोई घर का काम हुआ तो वो भी कर दूंगा। अब्दुल रज़ाक भाई ने मेरा शुक्रिया अदा किया। खैर, मैं सुबह सवेरे ही निकल गया था। मैंने देखा तो वो तीनों दुबली पतली लड़कियां थीं। मुझे सलाम करके पिछली सीट पर ही बैठ गई थीं। उन तीनों ने मुझसे कहा कि आप हमें साइमा ब्यूटी पार्लर लेकर चलो। साइमा ब्यूटी पार्लर का नाम सुनते ही मुझे अपना मोहल्ला याद आ गया। एक साइमा ब्यूटी पार्लर वहाँ मेरी कज़िन साइमा ने भी खोल रखा था। साइमा को ये काम करते हुए 2 साल हो गए थे। वो ब्यूटी पार्लर में अक्सर रात देर तक काम करती रहती थी। उसके पास तो हिंदू लड़कियां भी आती थीं। मुझे वो ख़ास पसंद नहीं थी, मगर वो बड़े ही बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में बातचीत करती थी। मैं तो सोच रहा था कि अब्दुल रज़ाक भाई की बीवियां कहीं और जाएंगी, पर इन्होंने मुझे उसी जगह का पता बताया जो कि मेरा अपना भी मोहल्ला था। मैं तो हैरान हो गया था कि साइमा की शोहरत तो बड़ी दूर दूर तक पहुंच गई है। अब्दुल रज़ाक भाई तो बहुत ही मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और इसी वजह से माली हालात भी उनके ठीक थे। जभी तो 3 बीवियां तभी तो उनकी 3 बीवियां थीं और तीनों की तीनों ही बेपनाह खूबसूरत और अच्छे ख़ानदान की थीं। अब्दुल रज़ाक भाई उन तीनों का ख़र्चा भी उठाते थे। मैं सोचने लगा कि इतने अच्छे घराने की बीबियाँ आखिर साइमा ब्यूटी पार्लर पर क्यों जा रही हैं। साइमा ब्यूटी पार्लर में तो एक गली मोहल्ले की ही औरतें आती थीं। बहरहाल मैं जब उन्हें साइमा ब्यूटी पार्लर पर लेकर गया तो बाहर से पार्लर की चमक दमक देखने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि असल में साइमा ने अपना पार्लर काफ़ी बड़ा कर लिया था। इंतज़ाम भी अच्छा किया हुआ था। साइमा ने मुझे देखते ही पहचान लिया। बोली कि ज़ुहैब, तुम बाहर क्यों खड़े हो? मैं वैसे तो मर्दों को अपने पार्लर के अंदर नहीं आने देती, लेकिन तुम तो मेरे कज़िन हो। तुम अंदर आकर बैठो और इंतज़ार करो। वैसे ये औरतें कौन हैं? उसने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि ये अब्दुल रज़ाक भाई की बीवियां हैं। इन्हें पार्लर में कोई काम करवाना था, इसी वजह से मैं इन्हें लेकर आया हूँ। साइमा ये सुनते ही किसी सोच में पड़ गई। अच्छा, यानी ये मौलवी अब्दुल रज़ाक की बीबियां हैं। अरे भाई, 3 बीबियां रखी हैं और तीनों ही माशाअल्लाह इतनी खूबसूरत। मैंने तो सोचा नहीं था कि अब्दुल रज़ाक इतना तेज़ निकलेगा। अब्दुल रज़ाक जैसे आदमी दिखने में तो बहुत सादा लगते हैं, लेकिन असल में इनके दिल में बहुत अरमान होते हैं। अब देख लो, इन तीनों अच्छी खासी बीवियों को उसने अपने जाल में फांस लिया। मैं ये सुनकर तो हैरान रह गया था, क्योंकि अब्दुल रज़ाक भाई के बारे में आज तक किसी ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। ये तो वाहिद साइमा ही थी जो कि इन बीवियों के बारे में ऐसी बदतमीज़ी से बात कर रही थी। पर साइमा थोड़ी थोड़ी मुझे भी अच्छी लगती थी। उसका बेबाकाना अंदाज़े गुफ्तगू बहुत तस्कीन देता था मुझे। मैंने सोचा कि मैं वहीं बैठ जाता हूँ।
वैसे भी मुझ मौलवी से और कोई लड़की तो खुलकर बात नहीं करती थी, एक ये साइमा ही थी जो अक्सर मुझसे हालचाल पूछ लेती थी। बहरहाल मैंने साइमा से कोई गिला शिकवा नहीं किया, न ही उससे ये कहा कि तुम पर्दा नहीं करती। साइमा मेरे साथ गपशप करने बैठ गई, मुझसे चाय पानी का पूछा और बोली, वैसे अब्दुल रज़ाक तो बड़ा तेज़ निकला है, तुम्हें पता भी है कि इसकी बीवियाँ यहाँ क्या करवाने आई हैं। ये सुनकर तो मैं हैरान रह गया था। मुझे ये नहीं जानना था कि अब्दुल रज़ाक भाई की बीवियाँ किस मकसद से यहाँ आई हैं। जाहिर है मेरे लिए तो वो बहुत मोहतरम थीं, मगर साइमा ने मुंह खोलकर मुझे बता दिया कि वो यहाँ वैक्स करवाने आई हैं। ये सुनकर मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने साइमा से ये नहीं कहा कि मुझे ऐसी बातें ना बताए, पर हाँ, मैं हंसा नहीं था, न ही मैंने अपने चेहरे के तासुरात ऐसे दिए थे कि साइमा की मज़ीद हौसला अफजाई हो। थोड़ी देर के बाद साइमा अपना काम करने चली गई, मगर अभी मुझे यहाँ बैठे 3-4 मिनट ही गुजरे होंगे कि साइमा फूली सांसों के साथ मेरे कमरे में दाखिल हुई और कहने लगी, जल्दी से अपना मोबाइल फ़ोन दो, तुम्हारे मोबाइल का कैमरा कैसा है, कौन सा मोबाइल है तुम्हारे पास। उसने बड़े ही तेज़ी के साथ मुझसे 3-4 सवाल पूछ लिए थे। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा, तुम मेरे मोबाइल को क्या करोगी, वैसे भी मैं अपना मोबाइल किसी को नहीं देता। तभी उसने मुझसे कहा कि वो मेरे मोबाइल से बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाएगी और वो वीडियो देखकर मैं बहुत महजूज़ हूँगा। ये सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने कहा, मैं कैसी वीडियो देखकर महजूज़ हूँगा, मुझे कोई वीडियो नहीं चाहिए, बस मैं चाय वगैरह पीकर चलता हूँ। तुम अब्दुल रज़ाक भाई की बीवियों से पूछो कि अगर उन्हें ज़्यादा वक्त है तो मैं कुछ देर के बाद आ जाऊँगा। अरे बुद्धू, तुम भी कैसा मौका गंवा रहे हो। मुझे अपना फ़ोन दो, मैंने वीडियो बनानी है। वीडियो बना के मैं तुम्हें दिखाऊंगी और देख लेना, फेसबुक पर डालूंगी तो लोग खूब हंसेंगे कि आजकल के मौलवी भी कितने तेज़ हो गए हैं, कैसी कैसी हरकतें करने पर मजबूर करते हैं अपनी बीवियों को। देखो ना, लोगों को इस्लाम के भाषण देते हैं और ख़ुद इनकी बीवियां देखो कि पार्लर में क्या क्या करवाने आती हैं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि अब्दुल रज़ाक भाई इतने रंगीन मिजाज के निकलेंगे। देखो तो ज़रा, उनकी बीवियां यहाँ क्या करवाने आई हैं। ये कहकर साइमा ने मुझसे मेरा मोबाइल छीन लिया। मेरा मोबाइल ऐसा था जो बंद होने के बावजूद भी वीडियो बना लेता था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि साइमा ऐसा कर रही है। फिर मुझसे कहने लगी कि बात सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसी डील बताती हूँ जिसमें तुम्हारा भी फ़ायदा है और मेरा भी कुछ नहीं जाएगा। मैं साइमा को हैरत से देखने लगा था। बात यह है कि अगर मैं इसकी वीडियो खुद बनाऊंगी तो इन लोगों को कहीं शक न हो जाए। तुम ऐसा करो कि यहाँ से छुपकर इन लोगों की वीडियो बना लो, फिर उस वीडियो को इंटरनेट पर डालेंगे, मौलवी का भी खूब मजाक उड़ेगा और साथ साथ हम मशहूर भी हो जाएंगे, हमें पैसे मिलेंगे ना। मैं साइमा की बात सुनकर बड़ा खफा हुआ था, लेकिन उसने मुझसे कहा कि वो मुझे इस काम के 1 लाख रुपए देगी। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा कि 1 लाख रुपए देकर इसे ऐसा कौन सा फ़ायदा मिल जाएगा अब्दुल रज़ाक की बीवियों की वीडियो बनाकर और उन्हें बदनाम करके। मैं दिल में सोचने लगा, पर साइमा ने मुझसे कहा कि चलो ऐसा करते हैं, तुम वीडियो बना लो, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। मुझे ये सब कुछ बहुत बुरा लग रहा था। मैंने कहा, साइमा, जो करना है तुमने खुद करो, मैं तो इस खेल में शामिल नहीं होना चाहता। मैं जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि उनको अभी काफ़ी वक्त लगेगा, इसलिए मैं 1-2 घंटे के बाद आऊँगा। ये कहकर मैं तो वहाँ से निकल गया। साइमा थोड़ा सा मुझसे खफा होने लगी, पर मैंने इस बात की परवाह नहीं की क्योंकि मैं अब्दुल रज़ाक भाई की और उनकी बीवियों की दिल से इज़्ज़त करता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी ऐसे शैतानी खेल में मुलव्विस हो जाऊं, ना ही वहाँ साइमा के साथ मज़ीद देर को रुकना चाहता था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। गाड़ी में आकर बैठने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि कहीं साइमा उन लोगों की वीडियो बनाकर खुद इंटरनेट पर डाल न दे, फिर क्या होगा। एहसास नदामत मुझे खाए जा रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मेरे दिल में बस एक ही बात बसी हुई थी कि मैंने अब्दुल रज़ाक भाई की बीवियों को बचाना है, लेकिन समझ में नहीं आता था कि मैं ऐसा कैसे करूंगा। बहरहाल काफ़ी देर मार्केट में घूम फिरने के बाद मैंने सोचा कि शायद रज़ाक भाई की बीवियां तैयार हो गई होंगी, मैं जाकर उन्हें पार्लर से ले आता हूँ। मगर जैसे ही मैं पार्लर के करीब जाने लगा, वहाँ पर मुझे लोगों का एक हजूम दिखाई दिया। मैं तो दिल में बहुत सारे और बातें सोच कर आया था कि क्या पता साइमा ने उन बीवियों की वीडियो न बना ली हो, क्या पता उनके साथ कुछ बुरा न हो गया हो। मगर जब मैं वहाँ पर गया तो बाहर एक एम्बुलेंस भी खड़ी थी और साथ ही काफ़ी ज़्यादा रश भी था। लोग इस कदर जमा हो गए थे कि मुझे तो अब्दुल रज़ाक भाई की बीवियों को ढूंढने के लिए
باقاعدہ چیخنا چلانا پڑا۔ میں اونچی آواز میں انہیں پکار رہا تھا مگر وہ نہ ہی مجھے ملیں اور نہ کہیں نظر آ رہی تھیں۔ میں پریشان ہو گیا کہ رزاق بھائی کو کیا جواب دوں گا۔ تبھی میں نے دیکھا کہ پارلر کے اندر سے عورتوں کے چیخنے چلانے اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا دل بڑا عجیب سا دھڑکنے لگا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی تھی کیونکہ میں ان عورتوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا جو رو رہی تھیں۔ مجھے تو بس رزاق بھائی کی بیویوں کو دیکھنا تھا کہ وہ کہاں چلی گئی ہیں، مگر لاکھ ڈھونڈنے کے باوجود بھی جب وہ مجھے کہیں نہیں ملیں تو میں رزاق بھائی کے گھر آ گیا۔ میں نے سوچا کہ وہاں جا کر پتہ کروں کہ کیا ہوا ہے۔ رزاق بھائی کے گھر پہنچا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی بیویاں کیا آ گئی ہیں واپس؟ انہوں نے مجھے جواب دیا کہ میں نے اپنی بیویوں کو تمہارے ساتھ بھیجا تھا، وہ تو گھر نہیں آئیں، ظاہر ہے انہوں نے تمہارے ساتھ ہی گھر آنا تھا، میں نے تو تمہاری ذمہ داری پر انہیں بھیجا تھا۔ میں رزاق بھائی کے سامنے سخت شرمندہ ہو چکا تھا کیونکہ واقعی میں نے ہی انہیں کہا تھا کہ میں آپ کی بیویوں کو شاپنگ پر بھی لے کر جاؤں گا اور پارلر سے بھی گھما لاؤں گا، لیکن یہ تو الٹ ہو گیا تھا۔ اب مجھے دو فکریں کھائی جا رہی تھیں، ایک تو یہ کہ رزاق بھائی کی بیویوں کو کہاں ڈھونڈوں، اور دوسرا سائمہ کی وجہ سے پریشان تھا۔ سائمہ سے میری تھوڑی بہت جان پہچان ہی تھی، مگر کسی کو بھی تکلیف میں دیکھ کر انسان دکھی ہو جاتا ہے، وہ خوش نہیں رہ سکتا، اور میں بھی پریشان ہو گیا تھا۔ عبدالرزاق بھائی نے مجھ سے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، جا کر دیکھو باہر بازار میں شاید تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ میں دوبارہ سائمہ کے پارلر کی طرف چلا گیا، مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پارلر کے باہر بھی لوگ نہیں تھے، جو اس سے پہلے جمع تھے وہ بھی جا چکے تھے۔ پارلر بند ہو چکا تھا، اسے تالا لگ چکا تھا، باہر ایک چوکیدار بیٹھا ہوتا تھا، وہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں حیران ہو گیا، ہکا بکا تھا کہ اب کس سے پوچھوں، کیا بات کروں، کہ تبھی مجھے سامنے والے گھر کا خیال آیا۔ میں نے سوچا ان سے سائمہ کے بارے میں پوچھ لیتا ہوں۔ یہاں بھی کافی ساری عورتیں رہتی تھیں جو سائمہ کے بیوٹی پارلر آتی جاتی رہتی تھیں۔ میں نے دروازے پر بل بجائی، ایک عورت آئی، اس سے میں نے کہا کہ یہاں سامنے والے بیوٹی پارلر میں ایسا کیا ہوا کہ اچانک پارلر بھی بند ہو گیا اور ایک ایمبولینس بھی تھی؟ ایمبولینس میں کون تھا؟ یہاں پر جو عورتیں تھیں وہ کہاں گئی؟ تبھی اس عورت نے مجھے جو بات بتائی وہ سن کر میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہنے لگی کہ یہاں سے 3 عورتیں اور ساتھ میں سائمہ پارلر والی ایمبولینس میں بیٹھ کر ہسپتال گئی ہیں۔ ہسپتال کیوں گئی ہیں؟ کیا کوئی ایمرجنسی ہو گئی تھی؟ میں نے اس عورت سے پوچھا تو اس نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں کچھ نہیں جانتی، میں نے تو بس سائمہ اور ان 3 عورتوں کو ایمبولینس میں بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب بات بڑی حیران کن تھی، مجھے عبدالرزاق بھائی کی 3 بیویوں کی فکر ہونے لگی۔ ظاہر ہے اگر وہ ہسپتال گئی تھی تو میرے لیے یہ خوش آئند بات نہیں تھی۔ میں نے ہسپتال کا پوچھا مگر کسی نے کوئی بات نہیں بتائی۔ خیر، قریب میں ایک جنرل ہسپتال تھا، میں نے سوچا کہ ایمبولینس زیادہ سے زیادہ وہیں تک جا سکتی ہے۔ میں بھی اسی ہسپتال میں چلا گیا۔ میری نظریں عبدالرزاق بھائی کی بیویوں کو ڈھونڈنے پر تھی، مگر نہ ہی مجھے ان کے نام آتے تھے اور نہ کوئی اور پہچان تھی، بس ان تینوں نے کالے رنگ کے برقعے پہن رکھے تھے اور میں اسی اعتبار سے انہیں پہچان سکتا تھا۔ میں جلدی سے ہسپتال کے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں چلا گیا، مگر وہاں جا کر مجھے سائمہ یا پھر ان 3 بیویوں کی کوئی خبر نہیں ملی۔ تبھی میں نے سوچا کہ میں اب کہاں جاؤں گا، عبدالرزاق بھائی کو کیا جواب دوں گا کہ ان میں سے ایک بیوی مجھے ہسپتال کے کوریڈور سے باہر آتی دکھائی دی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، ٹھنڈا سانس لیا، اس کے پاس جاتے ہی پوچھا کہ باقی سب لوگ کہاں چلے گئے ہیں؟ میں آپ لوگوں کو سائمہ بیوٹی پارلر کے باہر ڈھونڈ رہا تھا۔ تبھی عبدالرزاق کی چھوٹی بیوی نے مجھے بتایا کہ ہم لوگوں کو ایمرجنسی میں ہسپتال آنا پڑا۔ یہ کہہ کر وہ کاؤنٹر کی طرف چلی گئیں، وہ دوائیوں کی بات کر رہی تھیں۔ مجھے حیرت ہونے لگی، افسوس بھی، پریشانی بھی کہ میں عبدالرزاق بھائی کو کیا جواب دوں گا۔ انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ بیمار کون ہے، کس وجہ سے ہسپتال آئے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھنا بھی چاہا مگر وہ بہت جلدی میں لگ رہی تھیں۔ میں نے تبھی عبدالرزاق بھائی کو فون کر دیا، ان سے کہا کہ آپ بھی ہسپتال آ جائیں، آپ کو آ کر پتہ چلے گا کہ یہاں پر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، میں آپ کی بیویوں سے زیادہ بات نہیں کر سکتا۔ عبدالرزاق بھائی بھی پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ میں نے تو انہیں بیوٹی پارلر میں بھیجا تھا، خدا کرے کہ سب خیر ہی ہو۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ہی عبدالرزاق بھائی جنرل ہسپتال کے باہر آ گئے۔ عبدالرزاق بھائی بہت زیادہ پریشان تھے۔ میں نے کہا کہ آپ چل کر اپنی ایک بیوی سے بات کر لیں جن سے میں نے بات کی ہے۔ رزاق بھائی میرے ساتھ آئے اور پھر اپنی بیوی کے ساتھ کہیں گم ہو گئے، شاید وہ بھی وارڈ کے اندر گئے تھے۔ میں بس باہر کھڑا بے چین ہی رہا،
समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इतने में मुझे घर से कॉल आ गई तो मुझे खुद घर जाना पड़ा। मैं सोच रहा था कि मैं पूछूं अब्दुल रज़ाक भाई की बीवियां और साइमा सलामत से है कि मुझे अगले दिन एक खबर मिली। वो खबर अब्दुल रज़ाक भाई के चौथे निकाह की थी। इस खबर ने तो मेरे हवासों पर बिजली गिरा दी थी। अभी तो मैं पहले वाले वाक़ये को ही अपने जहन से भुला नहीं पाया था कि मुझे ये नई खबर सुनने को मिली। मैंने सोचा कि चलो साइमा का पता कर लेता हूँ, मगर जैसे ही मैं साइमा के ब्यूटी पार्लर पर गया तो मुझे पता चला कि साइमा का निकाह अब्दुल रज़ाक भाई से हो गया है। ये बात इस कदर हैरान कर देने वाली थी कि मैं तो जले पैर की बिल्ली की तरह बेचैन हो गया। सारा वाक़या मेरी आंखों के सामने हुआ था। मैं कैसे भूल सकता था कि साइमा जैसी लड़की जिसे थोड़ा थोड़ा मैं भी पसंद करता था, ज़ाहिर है उसकी शादी अब्दुल रज़ाक भाई से हो गई थी। ये बात हैरान कर देने वाली तो थी। मैं साइमा को इतना पसंद नहीं करता था कि मुझे उसकी शादी पर दुख हो, मगर मुझे इस बात का तजस्सुस था कि आखिर एक ही दिन में ये निकाह हो कैसे गया। और पार्लर में ऐसा भी क्या हुआ कि अब्दुल रज़ाक भाई ने जाकर अपनी तीनों बीवियों के साथ एक और बीवी को अपने निकाह में ले लिया। साइमा की तो उम्र भी कम थी, वो बहुत शोख और अलबेली सी लड़की थी। साथ ही साथ उसके ख़यालात भी मॉडर्न तर्ज के थे। जब भी मैं साइमा को देखता तो यही सोचता कि ये तो किसी फ़िल्मी अदाकार से शादी करेगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न लगती थी। साइमा के कपड़े, उठना बैठना, चलना फिरना और फिर पार्लर चलाना, ये सभी बातें इस बात की गवाही थीं कि वो एक मॉडर्न ख़याल की लड़की है। और ज़ाहिर है निकाह भी किसी ऐसे शख्स से ही करेगी, शादी धूमधाम से होगी। मगर अचानक से मुफ्ती साहब के निकाह का पता चलते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा कि मैं जाकर अब्दुल रज़ाक भाई से पूछूंगा कि आपको अचानक उससे निकाह करने की क्या ज़रूरत पेश आन आई थी। मैं ऐसे कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन जो कुछ मैंने अपनी आंखों के सामने देखा था उसे भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। खैर, मैं मुफ्ती साहब के यहाँ गया तो मिठाई लेकर गया, क्योंकि मैं उन्हें शर्मिंदा भी करना चाहता था कि मुझे बताए बगैर, मुझे शामिल किए बगैर उन्होंने मेरे ही मोहल्ले की लड़की से कैसे शादी कर ली थी। कम अज़ कम मुझे बुला लेते। लेकिन फिर ख्याल आया कि कोई इमरजेंसी ही होगी जो ये शादी एक ही दिन में हो गई। वरना तो आम लोग जब शादियां करते हैं, निकाह भी करते हैं, तो गवाहों को बुलाते हैं और साथ ही अपने दोस्तों अहबाबों को ज़रूर शामिल करते हैं। फिर मैं तो अब्दुल रज़ाक भाई का बड़ा ही करीबी जानने वाला था। मैं उनसे शिकवा करने पहुंचा, साथ में उन्हें शर्मिंदा करने के लिए मिठाई भी लेकर गया। मगर अब्दुल रज़ाक भाई के तेवर देखकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो वाकई में ख़ुद भी बड़े परेशान थे। मैं जब उनसे मिला, गले लगकर मिला, तो कहने लगे, कल मुझे बहुत ही इमरजेंसी में निकाह करना पड़ा। मैं तुमसे बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। दरअसल निकाह इतना इमरजेंसी में हुआ कि मुझे हस्पताल में ही मौलवी साहिब को बुलाना पड़ा। गवाह भी हस्पताल के लोग ही बने थे। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि ये सब कुछ किस कदर जल्दी में हुआ। अगर मैं चाहता, अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें ज़रूर बुलाता। अब्दुल रज़ाक भाई की ये बात सुनकर मैं चुप हो गया था। जानता था कि वो सारी बात मुझे खुद ही बता देंगे। कहने लगे कि साइमा मुझसे निकाह करके बहुत खुश है, बस मैं उसे शादी करना चाहता था। उसने भी मेरी बात की लाज रखी और मैंने भी। क्या आप साइमा को पहले से जानते थे भाई? नहीं, मैं तो नहीं जानता था। अलबत्ता मेरी छोटी बीवी तुम्हें सारी कहानी सुनाने को तैयार है। कल जो कुछ उसने वहाँ पर देखा बड़ा हैरान कुन था। मुझे तो ये अल्लाह का मौजज़ा और अल्लाह का करिश्मा भी लगा, मगर इसमें हम इंसानों का कोई कमाल नहीं है। बस उसकी शादी मेरे साथ होना लिखी थी। मैं उसके नसीब के साथ जुड़ा था तो हम दोनों का निकाह हो गया। मज़ीद मालूमात तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन साइमा और मेरी छोटी बीवी ये बात तुम्हें बताना चाहते थे। पता नहीं, शायद इसलिए कि तुम उनके साथ गए थे, वरना तुम तो जानते हो कि हमारे घर में कोई आदमी नहीं आता जाता। तभी साइमा मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसका वजूद सर से पांव तक काली चादर में ढका हुआ था। उसे यूं देखकर मैं हैरान रह गया था। एक ही दिन में साइमा की कैसे काया पलट गई थी। उसे देखकर तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। तभी साइमा ने जो बातें मुझे बताईं वो सुनकर मेरे तो कदमों तले से ज़मीन निकल गई, आसमान मेरे सर पर आ गिरा। कहने लगी कि ज़ुहैब, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे अब्दुल रज़ाक जैसा शौहर मिला। अगर मुझे अब्दुल रज़ाक जैसा शौहर नहीं मिलता तो शायद मैं अपनी जान ले लेती, जैसे कि मैंने कल अपनी जान लेने की कोशिश की। मुझे साइमा की बात सुनकर बड़ी हैरत हुई थी। आपने क्यों अपनी जान लेने की कोशिश की साइमा? आपको ऐसा भी क्या मसला दरपेश आया था कि आपको ये हरकत करना पड़ी? बस कहते हैं ना कि इंसान को हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, ख़ासकर उन लोगों के बारे में जो अल्लाह के करीब तरीन हों।
جو لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں کبھی ان سے بدلہ نہیں لینا چاہیے، نہ ہی ان کا مذاق اڑانا چاہیے۔ یاد ہے جب آپ کل میرے بیوٹی پارلر پر عبدالرزاق کی بیویوں کو لے کر آئے تھے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ان کی ویڈیو بناؤں گی۔ مجھے تو کل تک عبدالرزاق بہت برے شخص لگ رہے تھے، لیکن آج میں ان کی بیوی ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی معجزہ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ مجھے میرے ارادے کے ٹوٹنے سے خود تک پہنچانا چاہتے تھے، سو میں پہنچ گئی۔ تمہیں تو یاد ہی ہوگا کہ جب کل میں نے ویڈیو بنانے کی کوشش کی، ٹھیک اسی وقت مجھے بھی ایک میسج موصول ہوا تھا، اور فون پر وہ میسج دیکھتے ہی میری تو جان نکل گئی تھی۔ میں تو سوچ نہیں سکتی تھی کہ میں جس شخص سے محبت کرتی تھی وہ اتنا نیچ ہوگا، اتنی گری ہوئی حرکت کرے گا کہ میری کمزوریوں کو یوں سب کے سامنے اچھالے گا، صرف اس لیے کہ میں نے اسے کچھ پیسے نہیں دیے تھے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ پارلر چلانے کے بعد سے میرے پاس کافی زیادہ پیسے آ گئے تھے، میں پیسے کما رہی تھی، اور بس پھر میں جسے چاہتی تھی اس کی بھی نظریں بدل گئیں، اس نے بھی مجھ سے پیسے مانگنا شروع کر دیے۔ میں نے نہیں مانگے تو اس نے وہ نیچ حرکت کی کہ میرے گھر والوں نے اور میرے آس پاس کے سبھی لوگوں نے مجھ سے نفرت کا اعلان کر دینا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ کچھ ہوتا میں نے اپنی جان لینے کی کوشش کر دی، اور پھر جیسے ہی میں نے یہ کوشش کی تو عبدالرزاق کی بیویوں نے مجھے وہاں سے اٹھا کر ہسپتال لے جانے کی کوشش کی۔ ان کا بہت شکریہ، انہوں نے مجھے ایک نئی زندگی دی۔ جب ان لوگوں نے میرا مسئلہ سنا تو بجائے مجھے برا بھلا کہنے کے میرے سوال کا کہ اب مجھ سے شادی کون کرے گا، انہوں نے ایک ہی جواب دیا کہ عبدالرزاق تم سے نکاح کریں گے۔ میں حیران ہو گئی تھی کہ کسی عورت کا دل اتنا بھی بڑا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی پوری دنیا یعنی اپنے شوہر کو دوسری عورت کے ساتھ بانٹ لے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ مرد 2 شادیاں نہیں کر سکتا، لیکن عبدالرزاق نے 3 شادیاں کیں، اب چوتھی مجھ سے کر دی، اور مجھے بھی اتنی عزت دی جتنی کہ مجھے زندگی بھر کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ سائمہ کی بات سن کر میں سوچنے لگا کہ واقعی عبدالرزاق کے خوش اخلاق گھرانے کا ایک یہی راز ہے کہ وہ جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ورنہ جو لوگ اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے رنگ برنگی عورتوں سے شادی کرتے ہیں ان کا انجام تو بہت برا ہوتا ہے۔ اس کہانی سے مجھے مشہور مذہبی اسکالر عامر لیاقت کی بھی یاد آتی ہے، جنہوں نے ایک بے پردہ عورت سے شادی کی اور بیچارے اسی عورت کے سبب اس دنیا سے چلے گئے، کیونکہ اس عورت نے نہ اپنا پردہ رکھا بلکہ اپنے شوہر کا بھی پردہ چاک کر دیا۔ خدا کے لیے اگر کسی سے شادی کرنا بھی ہے تو کسی نیک مقصد کے لیے کریں، نہ کہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔